आदाब। किसी ऐसे आदमी का तसव्वुर करें जो आपके ख्याल में शानदार जजमेंट्स का हामिल हो। वो कौन सी खुसूसियात या ट्रेड्स हैं जो आपके जहन में आएंगी? शायद आप ख्याल करें कि जहानत, चालाकी, सब्र या जुर्रत, ये तमाम काबिल सताइश एडमायरेबल खूबियां हैं, लेकिन एक खूबी ऐसी है जो दर्जा बंदी में, हायरार्की में इन सब वर्चूज के सबसे ऊपर हो, लेकिन इसका बाकायदा कोई नाम नहीं है। इसलिए मैंने इसे एक नाम दिया है, एक खोजी जहनियत, यानी एक स्काउट माइंडसेट, जिसका मतलब है चीज़ों को जैसी वो हैं वैसे ही देखने की ख्वाहिश, ना कि जैसे हम ख्वाहिश करते हैं वैसी। ये खोजी जहनियत हमें मदद देती है पहचानने में जहां हम गलत हों, तलाश करने में हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स, अपने अजम्पशंस यानी मफरूज़ों को जांचने में, उन्हें टेस्ट करने में और अपना रास्ता बदलने में। और ये हमें प्रॉम्प्ट करती है दयाना तौर पर अपने आप से ये सवाल पूछने पर कि क्या मैं इस बहस में गलती पर हूँ, या क्या ये रिस्क लिया जा सकता है, या मैं कैसे रिएक्ट करता अगर कोई शख्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का यही काम करता। जैसे कि फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने एक दफा कहा, पहला उसूल ये है, यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल योरसेल्फ। दोस्तों, हमारी खुद को धोखा देने की सलाहियत एक हॉट टॉपिक रहा है थ्रू आउट 2010 की दहाई में। पॉपुलर मीडिया और बेस्ट सेलिंग बुक्स ने एक अनफ्लैटरिंग पिक्चर पेंट की है इंसानी दिमाग की कि जो हार्ड वायर्ड है सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद फरेबी के लिए। हम रैशनलाइज कर लेते हैं अपनी मिस्टेक्स और खामियों को, हम शिकार होते हैं विशफुल थिंकिंग का, हम इंतखाब करते हैं ऐसे एविडेंस को जो हमारे तासुबात को कंफर्म करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे पॉलिटिकल ट्राइब को। तस्वीर का ये रुख गलत नहीं है, लेकिन ये कुछ मिस कर रहा है। ये ज़रूर है कि हम अपनी गलतियों को रैशनलाइज करते हैं, यानी उनका अखली जवाब तलाश कर लेते हैं, लेकिन हम कभी कभार उनको एक्नॉलेज करते हैं। हम अपने ख्यालात बहुत कम बदलते हैं, लेकिन हम बदलते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं जो सच्चाई को अक्सर खुद अपने आप से भी छुपा लेता है, लेकिन कभी कभार सच्चाई का सामना भी करता है। 1894 में एक क्लीनिंग लेडी को जर्मन एम्बेसी में, जो फ्रांस में वाक़ थी, एक वेस्ट बास्केट में मेमोरेंडम मिलता है। और क्लीनिंग लेडी एक फ्रांस की जासूस थी। वो उस मेमो को सीनियर स्टाफ तक पहुंचा देती है फ्रांस की आर्मी के, जिसको पढ़कर उनको एहसास होता है कि कोई उनके रैंक्स में ऐसा है जो वैल्यूएबल मिलिट्री सीक्रेट्स को जर्मनी को बेच रहा है। मेमो पर किसी के दस्तखत नहीं थे, लेकिन अल्फ्रेड ड्राइफस नामी एक एहलकार पर शक जाता है। चूंकि वाहिद यहूदी रुकन था वो आर्मी के जर्नल स्टाफ में, ड्राइफस उन महदूद ऑफिसर्स में से एक था जिनके पास एक्सेस यानी रसाई मौजूद थी ऐसी हसास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जो कि मेमो पर मौजूद थी। उसको पसंद नहीं किया जाता था, उसके साथी ऑफिसर्स उसको गैर हसास, मुतकब्बिर और शेखी बगाड़ने वाला समझते थे। जब आर्मी ने ड्राइफस को इन्वेस्टिगेट किया, मशकूक कहानियां उसके बारे में जमा होना शुरू हो गई। एक आदमी ने रिपोर्ट किया कि हमने ड्राइफस को बिलावजह आवारागर्दी करते देखा है और कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछते देखा है। एक आदमी ने रिपोर्ट किया कि हमने ड्राइफस को जर्मन एम्बेसी के करीब देखा है और जर्मन एम्पायर की तारीफ करते सुना है। और ड्राइफस एक गैम्बलिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी पाया गया है। अफवाह ये भी है कि उसकी शादी के बावजूद कुछ मिस्ट्रेसेस हैं जो कि एक ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर की निशानियां नहीं हैं। ड्राइफस के जासूस होने पर जैसे जैसे एतमाद बढ़ा, फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स ने उसकी तहरीर का एक नमूना हासिल किया और उसका मवाजना किया मेमो से, और इट वॉज अ मैच, या तकरीबन वो सिमिलर लगा। माना कि कुछ तजादात थे, कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थी, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हैंड राइटिंग इस कदर एक जैसी हो। वो मजीद यकीन दिखानी चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेमोरेंडम और ड्राइफस की राइटिंग का सैंपल एक और एक्सपर्ट को भेजा इवेल्युएशन के लिए। एक्सपर्ट 1 ने कहा कि ये तहरीरें मैच हैं
और ऑफिसर्स ने खुद को विंडिकेटेड महसूस किया। एक्सपर्ट 2 ताहम कन्विंस नहीं था। उसके ख्याल में ये बहुत मुमकिन है कि ये दोनों तहरीरें दो मुख्तलिफ सोर्सेस से आई हों। उसने ऑफिसर्स को बताया, दो मुख्तलिफ जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे थे वो, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया एक्सपर्ट्स बैंक ऑफ फ्रांस के लिए काम करता है और वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे ताकतवर यहूदी मौजूद हैं और ड्राइफस यहूदी है, तो वो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जजमेंट पर किसी ऐसे शख्स की जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव है। ऑफिसर्स ने अपना फैसला कर लिया, ड्राइफस ही उनका आदमी था। ड्राइफस असरार करता है मगर कोई फायदा नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मिलिट्री कोर्ट उसको गिल्टी ऑफ ट्रीजन यानी गद्दार करार देती है। 22 दिसंबर 1894 को उसे कैद तन्हाई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है तमाम उम्र के लिए डेविल आइलैंड्स नामी एक जजीरे पर। जब ड्राइफस ये फैसला सुनता है वो हकदक रह जाता है। जब उसे वापस जेल में धकेला जाता है वो खुदकुशी करने के बारे में सोचता है, लेकिन बिलाखिर फैसला करता है कि यह अमल सिर्फ उसको मुजरिम ही साबित करेगा। आखिरी रसूमात में उसके तमगे उतारे जाते हैं अवाम के दरमियान। जब आर्मी के ऑफिसर्स ने ड्राइफस की यूनिफॉर्म पर से ब्रेड को हटाया तो एक अफसर ने एंटीसेमिटिक जोक क्रैक किया, रिमेंबर ही इज अ ज्यू। वो मुमकिन है गोल्ड ब्रेड की कीमत कैलकुलेट कर रहा हो। जब ड्राइफस फौजी दस्तों, सहाफियों और तमाशबीनों के दरमियान से गुजरा तो वो चिल्लाया, मैं बेगुनाह हूं, जबकि मजमा चिल्लाता रहा, दैट टू ज्यूज, यहूदियों के लिए मौत हो। जब वो डेविल आइलैंड्स पहुंचा उसे एक छोटे से स्टोन हट में रखा गया जहां उसका किसी इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं था सिवाय एक गार्ड के जो उससे बात करने से इनकार कर देता था। रात में उसे जंजीर से बिस्तर के साथ बांध दिया जाता। दिन के दौरान वो खतूत लिखता हुकूमत को कि उसके केस को रीओपन किया जाए, लेकिन जहां तक फ्रांस का ताल्लुक था मामला तय हो चुका था। वो ऑफिसर्स जिन्होंने ड्राइफस को गिरफ्तार किया था उनका इरादा एक मासूम आदमी को गिरफ्तार करने का नहीं था। उनके पर्सपेक्टिव से वो एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रहे थे और सबूत ड्राइफस की तरफ इशारा कर रहा था। बज़ाहिर उनकी तहकीक उनको ऑब्जेक्टिव महसूस हो रही थी, लेकिन वो उनके मोटिव से वाज़े तौर पर कलर्ड थी। वो जासूस को जल्दी तलाश करने के दबाव में थे और वो पहले ही ड्राइफस पर बदएतमादी यानी डिस्ट्रस्ट के लिए इंक्लाइन थे। और जब एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो एक और मुहर्रिक मोटिव पैदा हो गया। उनको खुद को सही साबित करना था और उनको अपनी इज्जत खोने का खतरा था और अपनी नौकरी को मुमकिन तौर पर। ड्राइफस की इन्वेस्टिगेशन एक मिसाल है इंसानी नफ्सियात के एक जहद की जिसे डायरेक्शनली मोटिवेटेड रीजनिंग कहा जाता है, और अक्सर सिर्फ मोटिवेटेड रीजनिंग जिसमें हमारे लाशऊरी मुहर्रिकात यानी अनकॉन्शियस मोटिव्स अक्सर असरअंदाज होते हैं हमारे कॉन्क्लूजन्स नताइज पर। टॉम ग्लोविच नफ्सियातदान ने एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन पेश की है मोटिवेटेड रीजनिंग की। उनका ख्याल है जब हम चाहते हैं कि कोई मामला सच साबित हो तब हम खुद से पूछते हैं, कैन आई बिलीव दिस, क्या मैं ये यकीन कर सकता हूँ, जवाब तलाश करते हुए उस चीज़ को मानने का। जब हम नहीं चाहते कि कोई मामला सच साबित हो तब हम खुद से सवाल करते हैं, मस्ट आई बिलीव दिस, क्या लाजमी है कि मैं इस बात पर यकीन करूं, जवाब तलाश करते हुए उस बात को रद्द करने का। अगर आपने कभी मोटिवेटेड रीजनिंग का फ्रेज नहीं सुना है तब भी मैं यकीन से कहता हूं आप पहले से ही वाकिफ होंगे इस फिनोमिनन से। ये आपके इर्द गिर्द मौजूद है मुख्तलिफ नामों से, डिनायल, विशफुल थिंकिंग, कंफर्मेशन बायस, रैशनलाइजेशन, ट्राइबलिज्म, सेल्फ जस्टिफिकेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, डिल्यूशन। मोटिवेटेड रीजनिंग इस कदर फंडामेंटल है हमारे जहन के सोचने के तरीके से कि इसके लिए एक खास नाम रखना एक अजीब बात है। जब आपका कोवर्कर काम स्क्रू अप कर दे तो इसलिए ऐसा है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन जब आप खुद किसी काम को बिगाड़ देते हैं तो वो इसलिए है कि यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब मुखालिफ पार्टी का पॉलिटिशियंस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो इससे साबित होता है कि वो पूरी पार्टी करप्ट है, लेकिन जब हमारी पार्टी का कोई पॉलिटिशियन कानून तोड़ता है तो
वो इंडिविजुअल करप्ट है। जब ऑफिसर्स ने तहकीकात शुरू की ड्राइफस की, उन्होंने अफवाहों को इवैल्यूएट किया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लेंस के जरिए और ये सवाल किया कि कैन आई एक्सेप्ट दिस एज एविडेंस ऑफ गिल्ट। जब एक्सपर्ट 2 ने उनसे कहा कि ड्राइफस की हैंड राइटिंग नहीं मिलती मेमो से, तो ऑफिसर्स ने खुद से ये सवाल पूछा कि मस्ट आई बिलीव दिस, क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए, और इस जवाब के साथ आए कि नहीं। ऑफिसर्स ने ड्राइफस के घर पर छापा मारा किसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की तलाश में और नाकाम हुए कुछ पाने में। तो उन्होंने खुद से सवाल किया, कैन वी स्टिल बिलीव ड्राइफस इज गिल्टी, और वो इस जवाब के साथ आए, ड्राइफस ने मुमकिन है उन सबूतों को मिटा दिया है हमारे पहुंचने से पहले। एक चीज जो मोटिवेटेड रीजनिंग के बारे में ट्रिकी है वो ये कि बावजूद इसके कि इसको तलाश करना दूसरों में आसान है, ये हमें महसूस नहीं होती अपने अंदर। मोटिवेटेड रीजनिंग जब हम रीजन करते हैं तो हमें लगता है कि वी आर बीइंग ऑब्जेक्टिव, फेयर माइंडेड, बिल्कुल गैर जज्बाती तरीके से तज्जिया कर रहे हैं हकाइक का। हमारे शऊरी आगाही की सतह के नीचे ताहम ऐसा है कि एक फौजी है जो कि डिफेंड कर रहा है हमारे एतकादात का थ्रेटनिंग एविडेंस के खिलाफ। हम अपने बिलीव्स के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो मिलिट्री पोजीशंस हैं या किले हैं जिनको इसलिए तामीर किया गया है ताकि अटैक्स को रेजिस्ट किया जाए। हमारे बिलीव्स हो सकता है वेल ग्राउंडेड हों, डीप रूटेड हों, हकाइक पर मबनी हों और बैकअप हों आर्गुमेंट से, वो बहुत ठोस बुनियादों पर खड़े हों। हम हो सकता है बहुत ही फर्म कन्विक्शन के हामिल हों या एक मजबूत राय के या अनशेकेबल फेथ रखते हों किसी शय पर। आइडियाज या तो फॉर्म ऑफ अटैक हैं या फॉर्म ऑफ डिफेंस। अगर हम मोहतात ना हों तो कोई भी हमारे आइडियाज के अंदर होल तलाश कर सकता है, हमारे आर्गुमेंट्स को शूट डाउन कर सकता है। हमको सामना हो सकता है किसी नॉकडाउन आर्गुमेंट का, हमारे किसी बिलीफ के खिलाफ, हमारी पोजीशन को कोई चैलेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, अंडरमाइन कर सकता है, कमजोर कर सकता है। इसलिए हम तलाश करते हैं एविडेंस, सबूत अपनी पोजीशन को सपोर्ट या मजबूत करने के लिए, और हम अपने बिलीव्स में मजबूत हो जाते हैं। एक सोल्जर की तरह खंदक में बैठ जाते हैं, अपने दुश्मन के हमलों से महफूज।